Respected all teachers and my dear colleagues, good morning to all of you. A warm welcome in our wonderful teacher training session, Education for Peace. First of all, I would like to introduce myself. I am Sunita Tiwari, a teacher in Permanent Public School. I am very thankful of organizations and CBSE for providing me with such excellent opportunity of deliver such wonderful topic, Education for Peace. Peace has been defined, it is varieties of way, has been defined freedom from cessations of war, hostilities and that condition of nation or community in which it is not a war with another. Peace has been defined as absence of violence. This is the rather a narrow and negative definition. Peace should mean not only absence of war, but also violence in all forms, such conflicts, threats to life, social degradations, injustice, and so on. Peace cannot be built as long and violent social structures exist of society. Naturally, such structure will lead peoples to act volunteers for instead and fear. व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कार्य, शिक्षा के वैविध्य, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य में समानता तथा अंतर्द्वंद, पूर्वग्रह एवं हिंसा का स्रोत कारण पर्यावरण, सरोकार, मानव और प्रकृति का अनिश्चित है। ज्ञान और कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। इस प्रकार उसे माध्यम से सुष्कृत और योग्य नागरिक बनाया जाता है। शिक्षा कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। शिक्षा का अर्थ अंतर शक्ति और ब्रह्म शक्तियों के जीवन में समन्वय और स्थापित करना है। शिक्षा मानव के संपूर्ण शक्तियों और प्राकृतिक प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण विकास है। शिक्षा व्यक्ति की सामान्य विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्ति के उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रखकर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हैं। मनुष्य के अंतर्निहित पूर्ण व्यक्तिगत करना, अभिव्यक्ति करना और शिक्षित करना। शिक्षा में मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का स्वर्गीय और स्वीकृत विकास से है। सामान्य जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो उसका अर्थ साक्षर लिया जाता है, परंतु वास्तव में शिक्षा एवं विस्तृत संप्रदाय और साक्षरता एक लघु संप्रदाय है। शिक्षा जीवन के प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि साक्षरता सीमित अवधि तक चलती है। शिक्षित होने के तात्पर्य सुशिक्षित होना, जबकि साक्षर होने का अर्थ पढ़ा लिखा होना। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि कबीर साक्षर नहीं थे पर वो शिक्षित थे, अकबर साक्षर नहीं थे पर वो शिक्षित थे। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और सभी प्रकार के विकास होता है। शिक्षा व्यक्ति को अपने जीवन में उद्देश्य को प्राप्त करने तथा योग्य बनाती है। शिक्षा मनुष्य की समाजीकरण करती है, सामाजिक नियंत्रण रखती है और सामाजिक परिवर्तन करती है। शिक्षा के कार्यक्षेत्र में अंतर विस्तृत है। मानव या समाज का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिससे पर शिक्षा का विचार न करती हो।
शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति में, समाज और राष्ट्र के ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं। वर्तमान में के दौर में चल रहा है, ऐसे में शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय पर भी विचार करती हैं। आज के प्रत्येक राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था में व्यक्ति, समाज और अंतर्राष्ट्रीय को स्थान दिया जाता है। व्यक्तिगत जीवन में शिक्षा का कार्य। प्रत्येक व्यक्ति किसी समाज सदस्य या का नागरिक होता है तथा व्यक्ति के विकास में उस समाज का विकास होता है। अतः प्रत्येक समाज अपने नागरिक के व्यक्तित्व जीवन में बहुमुखी विकास की व्यवस्था शिक्षा के माध्यम से करता है। मनुष्य का शरीर समस्त प्रकार के ज्ञान ग्रहण करने का साधन है। शरीर जितना ही अधिक स्वस्थ होगा, व्यक्ति उतना ही अधिक सीखेगा। जैसे कि अगस्त्य ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का सृजन होता है। अतः शिक्षा मनुष्य का शारीरिक विकास करती है, जबकि ज्ञानेंद्रियां प्रशिक्षण करती हैं और उसकी जन्मजात व्यक्तियों का विकास करती है तथा उदात्तीकरण करती है। मनुष्य विचारों के आदान प्रदान भाषा के माध्यम से ही करता है, फिर चाहे वो भाषा लिखित हो या मौखिक हो, सांकेतिक हो या शिक्षा का कार्य मनुष्य के भाषा का ज्ञान कराना तथा उनके मानसिक शक्तियों का विकास करना और उसके विचित्र विषयों का ज्ञान करना है। मनुष्य का एक सामाजिक प्राणी है, समाज में उसका अस्तित्व। अतः शिक्षा का कार्य मनुष्य का समाजीकरण करना तथा सभ्य समाज के हर व्यक्ति के उस संस्कृति का पालन करना भी है। शिक्षा ही मनुष्य को अपने समाज की संस्कृति और परिचित कराती है, तदनुकूल आचरण करने का प्रशिक्षित करती है। शिक्षा मनुष्य के नैतिक चारित्रिक विकास करके उसमें मूल्य और निर्णय करती है। शिक्षा मनुष्य को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने योग्य बनाती है। मनुष्य के व्यवसाय में प्रचलित बनाकर उसे राज्य में श्रेष्ठ नागरिक बनने में सहायता करती है। शिक्षा मनुष्य की धार्मिक सहिष्णुता और आध्यात्मिकता चेतना का भी विकास करती है। इस प्रकार शिक्षा मनुष्य व्यक्तिगत जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा बालक में अपने आचरण को उचित रखने और प्रभावकारी बनाने ढंग से समय को व्यतीत करने की योग्यता पैदा कराती है। शिक्षा बालक में शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, चारित्रिक विकास और आध्यात्मिक विकास कराती है। शिक्षा का उद्देश्य सार्थक समाज का उपेक्षा व्यक्ति को मानता है, क्योंकि व्यक्ति के बिना समाज के कल्पना ही नहीं है। व्यक्ति के विकास से ही समाज के भी विकास होती है। शिक्षा का व्यक्त उद्देश्य नया नहीं है। प्राचीन काल में ग्रीस, भारत और अन्य पाश्चात्य देशों में भी शिक्षा का उद्देश्य को प्रमुख स्थान दिया गया है। सामाजिक जीवन में शिक्षा का कार्य शिक्षा की व्यवस्था समाज के संतुलन स्थापित करने हेतु की जाती है। शिक्षा में समाज का उत्थान करती है। सामाजिक दृष्टि से शिक्षा का कार्य समाजीकरण, जन्मजात शक्तियाँ के विकास की व्यवस्था करती है। शिक्षा समाज की भाषा और ज्ञान विज्ञान का प्रचार, समाज के व्यक्तियों की संस्कृति मूल्यों का विकास कराती है। साथ ही समाज में व्यक्तियों के नैतिकता और विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। शिक्षा विशेषज्ञों का निर्माण करती है। समाज में शासन प्रणाली का शिक्षा इसका ध्यान रखती है और नागरिकों को इसे परिचित कराती है। शिक्षा में सामाजिक उद्देश्य का जन्म एवं शिक्षा के व्यक्तित्व उद्देश्य की प्रक्रिया है। परिणाम स्वरूप यह हुआ है कि इसमें व्यक्ति की अपेक्षा समाज को उच्च मानते हैं। समाजवादियों ने अनुसार व्यक्ति की उपेक्षा समाज बड़ा है, अतः वे शिक्षा सामाजिक उद्देश्य पर विशेष
बल देता है। इसका विश्वास है कि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, वह समाज से अलग रहकर अपना विकास नहीं कर सकता, अतः उसके रहते हुए करना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से शिक्षा उद्देश्य निम्न बिंदुओं पर हो सकते हैं। शिक्षा समाजवादी समाज की स्थापना करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति अथवा जातिहीन तथा वर्गहीन समाज की स्थापना की आवश्यक व्यवस्था करती है। शिक्षा सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करती है तथा शिक्षा दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुण्य विवाह निषेध, पर्दा प्रथा, छुआछूत, दास इत्यादि कुप्रथाओं तथा प्रति बालक को जागरूक करती है। शिक्षा धार्मिक समस्याओं पर भी कुठाघात करती है। शिक्षा ही आडंबरों, छुआछूत आदि के बारे में बालक को जागरूक करती है तथा बालक को धन आडंबरों से भेद कराती है। शिक्षा हर बच्चे में राष्ट्र के प्रति गर्व की भावना को विकसित करती है, धर्मनिरपेक्षता की भावना विकास करती है। शिक्षा बालक में लोकतांत्रिक संस्कृति को प्रेरित करती है। शिक्षा मानव बालक और विश्व बंधु की भावनाओं का विकास करती है, विश्वजनों में शांति की स्थापना कराती है। शिक्षा बालक को विश्व नागरिक के लिए तैयार करती है तथा शिक्षा बालकों की संकीर्ण और अंधी राष्ट्रीयता को समाप्त करती है। शिक्षा बालक में यह ज्ञान पैदा करती है कि वो समस्त राष्ट्र एक दूसरे से आश्रित है। व्यक्तिगत स्तर पर किया गया जागरूकता और सोच संचारात्मक दशाओं के अनुसार निर्धनता को उच्च दर पर आर्थिक और सामाजिक स्थानीयकरण, असमानता, सीमित राजनीतिक और सामाजिक अवसाद इत्यादि निहित होते हैं। समूह स्तर से कारकों के किए गए अध्ययन यह दर्शाता है कि सामाजिक अन्यथा संसाधनों हेतु समूहों के माध्यम से होने वाले यथार्थवादी द्वंद्व और समूहों के माध्यम से असमान शक्ति संपन्न द्वंद्व को बढ़ाते हैं। जब अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतर है, यह शब्द को क्या है, जिसका अर्थ है कि वह निर्णय जो पूर्ण निश्चयों पर निर्धारित है। प्रेजुडिस शब्द का अर्थ वह व्यक्ति जो धर्म, जाति एवं लिंग के कारण किसी को पसंद करता है। अन्य शब्दों में इसका अर्थ है कि निर्णय जो तथ्यों को पूर्णकालीन विवेकहीन निर्णय है। अधिकतर समाज मनोवैज्ञानिक जैसे सेकंड तथा वेकमैन, फ्रेंडमैन, मेयर्स, ब्राउन तथा बर्न ने पूर्ण का ग्रह को एक तरह की मनोवृत्ति माना है। इसे पूर्ण ग्रह के लोग अपने प्रजाति श्रेष्ठ और दूसरे के प्रजाति को दोषी मानते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में गोरे लोग नीगो के कम बुद्धि एवं असभ्य समझते हैं। भारत में भी एक प्रजाति दूसरी प्रजाति के प्रति नकारात्मक पूर्ण ग्रह से ग्रसित है तथा इसी कारण से प्रजाति दूसरे के प्रति आक्रामकता का प्रदर्शन करती है। मौन विभिन्न समाजों में पुरुष और महिलाओं के बीच दृष्टिगोचर होता है। अधिकांश पुरुषों की महिलाओं के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति होती है। पुरुषों को यह लगता है कि महिलाएं कमजोर, कम बुद्धि वाली,
कम परिश्रमी और नेतृत्व गुण वाली रहित होती है। यदि किसी महिला की छवि इससे विपरीत होती है तो उसे वह अपवाद समझा जाता है। भाषा, हर वर्ग में अपनी भाषा को दूसरी भाषा से श्रेष्ठ मानते हैं। भाषा आधार पर विभिन्न समूहों का निर्णय हो जाता है, जैसे हिंदी भाषी, तमिल भाषी आदि भाषा के आधार पर आए दिन होते रहते हैं। राजनीति, किसी भी पार्टी के सदस्य अपने पार्टी के सिद्धांत और उसके एजेंडों, उसके सदस्यों को अच्छा मानते हैं, जबकि दूसरे दल के सिद्धांत एजेंडा की आलोचना करते हैं। वर्तमान में हर नेता अपने दल के नेता को साफ सुथरा तथा दूसरे के नेताओं को भ्रष्ट बताते हैं। क्षेत्रीय और पूर्वाग्रह का यह मुख्य आधार है कि शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति ग्रामीण को अनपढ़, असभ्य और मूर्ख, लड़ाकू समझते हैं। वहीं दूसरी ओर गांव में रहने वाले लोग शहर वालों को चालाक, दिखावे और प्रवृत्ति रखने वाले, बड़बोला, अहंकारी, असामाजिक आदि समझते हैं। इस प्रकार से बड़े और शहर छोटों में वाले भी एक दूसरे के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। जाति, समाज में अनेक जातियों का वर्गीकरण है। प्रत्येक जाति अपने जाति के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति रखती है, जबकि दूसरी जाति के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति रखती है। इस नकारात्मक मनोवृत्ति की चलते द्वेष की भावना बढ़ जाती है, जब यह जातिवाद जातीय दंगों के रूप में धारण कर लेती है। उम्र का पूर्वाग्रह का स्रोत है। हर युवा पीढ़ी वृद्धों को आलसी, नकारात्मक, पिछड़ा मानती है, जबकि वृद्ध युवा पीढ़ी को असभ्य, भटका हुआ और आलसी आदि समझते हैं। इसी पूर्वाग्रह के चलते अनेक परिवारों में आए दिन लड़ाई होती है, जबकि वह युवा और न ही वह वृद्ध बुरे होते हैं। पूर्वाग्रह का यह एक प्रमुख आधार स्रोत धर्म ही है। पश्चिम मनोवैज्ञानिक जावेलकर ने अपने अध्ययन के आधार पर पाया है कि ईसाई की पूर्वधारणा निगों को प्रति अधिक नकारात्मक होती है। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह को ग्रसित करते हैं और धार्मिक धर्म दंगे का आधार बनाते हैं। इसका समाज पर कुप्रभाव पड़ता है। इस प्रकार अनेक शोध और पूर्वाग्रह का निर्धारित करता है। विभिन्न ऐतिहासिक घटनाएं पूर्वकालीन कारण बनती हैं कि किसी भी समाज के औरत और यदि प्रत्यारित किया जाता है तो वह धीरे धीरे पूर्वाग्रह के रूप धारण कर लेता है और सवर्णों का हरिजनों के प्रति दृष्टिकोण, अमीरों का गरीबों के प्रति, गोरों को निगों के प्रति और मनोवृत्ति ऐतिहासिक पूर्वाग्रह पर आधारित होती है। परिस्थितियों पर जन उपागम, इस उपागम में पूर्व विकास से जुड़े तत्व होते हैं। व्यक्ति का तत्कालीन परिवेश से उत्पन्न होता है। फ्रेडमैन के शब्द पूर्वाग्रह के स्थित उपागम उन तरीकों से बल डालता है जिससे व्यक्ति की तत्कालीन वातावरण पूर्वाग्रह मनोवृत्ति पैदा करते हैं। बालक का समीपी वातावरण जैसा होता है, बालक का सामाजिक विकास भी वैसा ही होता है। बालक अपने माता पिता, भाई बहन, पड़ोस आदि से दूसरे के प्रति व्यवहार सीखता है। वे जैसा ही सीखता है, बालक वैसे ही मनोवृत्ति विकसित कर लेता है। मनोवैज्ञानिकों जैसी काली प्रसाद, हसन यों 1980 में उन्होंने अपने अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि बच्चों के पूर्वाग्रह का विकास उनके माता पिता के द्वारा पालन पोषण पर ही अपनाई गई है। विधियों के काफ़ी प्रभावित होती हैं। जनसंख्यिकीय विशेषज्ञ प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैकेविच ने गोरे अमेरिकन को निगों के प्रति नकारात्मक के अध्ययन के 3 जनसंख्यिकीय विशेषताओं का अधिक महत्वपूर्ण पाया है। ये तीनों भौगोलिक, शिक्षण और स्तर पर है। असुरक्षा और चिंता। असुरक्षा और चिंता उपग्रह एक प्रमुख कारण है। जिन व्यक्तियों का असुरक्षा की भावना अधिक होती है वह हमेशा उस व्यक्तियों की ताक में रहता है कि जिस पर उनकी सुरक्षा का ओप लगाया जा सके। फलस्वरूप
व्यक्ति को पूर्वग्रह बहुत ही तीव्र गति से उत्पन्न होती है। चिंता की भी पूर्वग्रह की उत्पत्ति का एक कारण है। जब व्यक्ति अधिक चिंतित होता है तो वह पूर्वग्रह की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे अनेक मनोवैज्ञानिक कारण हैं जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुष्ठा, असुरक्षा, चिंता आदि उपजती है और यही उपग्रह का कारण बनती है। कुष्ठा, आक्रामकता, कुष्ठा के कारण भी व्यक्ति को पूर्वग्रह की मनोविकारी पैदा होती है और इसे पूर्व धारणा का कुष्ठा और सिद्धांत के बलि का बकरा सिद्धांत का वही होता है जिसे मिलकर द्वारा किया गया प्रयोग के सिद्धांत पर समर्थ करते हैं। अनेक अध्ययनों ने सत्यवादी व्यक्तियों तथा पूर्वग्रह से सीधा संबंध बना पाया गया है। इस संदर्भ में समाज मनोवैज्ञानिक को मानना है कि सत्यवादी व्यक्ति वाले व्यक्तियों के बचपन से ही अपने माता पिता से अनुशासन तक सख्त प्रशिक्षण मिला होता है और वैसे अनुशासन के पालन बच्चे अपने माता पिता से नाखुश रहते हैं, परंतु उसके प्रति सख्त अनुशासन के औचित्य समझकर प्रकट करते हैं और असमर्थताओं हैं। फलस्वरूप ये इस बैर भाव को अभिव्यक्ति द्वारा बाहरी समूहों और व्यक्तियों के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति दिखाकर करते हैं। उदाहरण, एक स्त्री यदि पहलवान बन जाए तो वह लोग कहेंगे कि संयोगवश बन गई, परंतु यदि किसी घटना को देखकर सहम जाए तो पुरुष कहेंगे कि स्त्री की प्रकृति ही डरपोक होती है। संज्ञात्मक उपागम, इस सिद्धांत के उपागम के आधार पर पूर्वग्रह की व्यक्तियां इस उपग्रह के लक्ष्य के बारे में प्रत्यक्ष तथा उनके बारे में प्रत्यक्ष सूचनाओं को संसाधन पर किया जाता है। संज्ञात्मक उपागमन के आधार पर प्रयोग और दो सिद्धांत हैं। सामाजिक उपागम, पूर्वग्रह के अनेक सामाजिक संस्कृति कारण भी होते हैं। उच्च सामाजिक वर्ग, मध्य सामाजिक वर्ग तथा निम्न सामाजिक वर्ग एक दूसरे के प्रति पूर्वग्रह से ग्रसित होते हैं। भारत में हुए अध्ययन के अनुसार मध्य और उच्च स्तर वाले व्यक्तियों को नकारात्मक मनोवृत्ति पाई गई है। शिक्षा चाहे औचित्य हो या औचित्य, व्यक्ति की पूर्वग्रह मनोवृत्ति पर प्रभाव डालती है। वह प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हो सकता है। एक धार्मिक समूह के व्यक्ति दूसरे धार्मिक समूह के विषयों में तुच्छ धारणा रखते हैं। अपने अध्ययन के पाया है कि हिंदू, मुस्लिम, यहूदी आदि दूसरे धर्मों के प्रति पूर्वग्रह से ग्रस्त हैं। नगर में यदि कोई समस्या जैसे गंदगी, असुरक्षा आदि होती है तो लोग किसी ऐसे वर्ग के हैं जो ज़्यादा ही कि उसका दोषी मान लेते हैं और पूर्वग्रह के कारण ही होता है। जाति प्रसार के अध्ययन पर पाया है कि उच्च जाति के हिंदुओं के जाति पूर्वग्रह निम्न जाति के हिंदुओं की अपेक्षा अधिक होते हैं। इस प्रकार की जाति की पूर्वग्रह का एक कारण है। इसके अनुसार आक्रामकता और स्रोत व्यक्ति के निहित जन्मजात मूल प्रवृत्तियां हैं। यह आक्रामकता मुख्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत के मूल रूप से दो सिद्धांत होते हैं। कुंठा आक्रामकता सिद्धांत। इस सिद्धांत में डोगलेट एवं उनके सहयोगी ने आक्रामकता के कारण या कुंठा या निराशा मानता है। इसे सिद्धांत के अनुसार लक्ष्य प्राप्त करने वाले व्यवहार बाधित और अवरुद्ध होने के व्यक्ति पहले ही कुंठा और फिर आक्रामकता उत्पन्न होगी और अनेक बातों पर निर्भर करती है। जिस स्रोत में एजेंट के द्वारा कुंठा पैदा होती है व्यक्ति सीधे उसी प्रति आक्रामकता दिखाता है।
प्राकृतिक जीवन के आधार है कि प्रकृति के बिना मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। प्राकृतिक से हम खाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी तथा रहने के लिए आवास मिलता है। अर्थात प्राकृतिक पूर्णतः निर्भर, हम प्राकृतिक पर पूर्णतः निर्भर हैं। हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। प्रकृति के संरक्षण हेतु मनुष्य का प्रयास है कि इस प्रकार प्रकृति भी मानव को आश्रित है। प्राकृतिक मानव से श्रेष्ठ है, परंतु वर्तमान में ज्ञान विज्ञान के चलते मनुष्य प्रकृति का विनाश कर रहा है। वह अपनी शक्तियों के नशे में यह भूल बैठता है कि प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। मानव प्रत्येक प्रकार के क्रियाकलापों में के लिए पर्यावरण पर ही निर्भर रहता है। मानव एक कलाकार के रूप में पर्यावरण द्वारा रंगमंच पर कार्य करता है। कहीं पर्यावरण उसे प्रभावित करता है तो कहीं वह उसके साथ अनुकूल तथा परिवर्तन करता है। इसे पर्यावरण समायोजन भी कहते हैं। भौतिक वातावरण मानव के बड़े समूह के स्पष्ट, प्रत्यक्ष रूप से और प्राथमिक तरीके से प्रभावित करना है। प्रत्येक समूह, जनजाति, राज्य, राष्ट्र और पृथ्वी के सभी समाज इसके सीधे तौर पर सफलता के साथ निरंतर रूप से प्रभावित होते हैं। मानव में कई प्रकार की बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया बिना इसकी सहायता के ही, बिना किसी रुकावट और निर्देशों के स्वतंत्र नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण मानव समाज के लिए वही करता है जो सामाजिक पर्यावरण व्यक्तिगत मनुष्य के लिए। मानव पर भी पड़ने वाले भौगोलिक प्रभावों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। प्रत्यक्ष भौगोलिक प्रभाव, मानसिक प्रभाव, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव, मानव गतियों के प्रभावित करने वाले प्रभाव। मनुष्य पर पड़ता है जलवायु का प्रभाव। मनुष्य के कद, शरीर बनावट, रंग आदि पर भी पड़ता है। इसी प्रकार पर्यावरण मनुष्य के शारीरिक शक्तियों को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, जिससे उसके शरीर का भाग दूसरे के अपेक्षा अधिक सुदृढ़ और बलिष्ठ बन जाता है। मानसिक प्रभाव, इस प्रकार से प्रभाव से मनुष्य के धर्म, उसके साहित्य, भाषा, आचार विचार दिखाई देते हैं। मनुष्य के धार्मिक विचार और उसके पर्यावरण की ही उपज है। भाषा पर भी पर्यावरण का ही प्रभाव है। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव, किसी भी स्थान की भौगोलिक अवस्था ही इस बीच में निर्धारण करती है कि वह आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति सरलता से होगी अथवा कठिनाई से। वहाँ किसी प्रकार के उद्योग स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रभाव ही मानव समाज के आकार को निर्धारित करते हैं। जिस प्रकार क्षेत्रों में द्वीपों और पर्वतीय भागों में आर्थिक संसाधन कम मात्रा में पाए जाते हैं, वहाँ मनुष्य की छोटे समुदाय में पाए जाते हैं, क्योंकि उन क्षेत्रों में उनके लिए उपयुक्त पर्यावरण नहीं मिलता है। मानव की गतियों को प्रभावित करने वाले प्रभाव मानव समूह के आवास, प्रवास और भौतिक पर्यावरण सभी तत्व विशिष्ट और अनेक प्रकार के प्रभावित करने वाले हैं। इसके अंतर्गत पहाड़ों, मरुस्थल, दलदलों, समुद्रों आदि के प्रभाव मानव के प्रवास प्रभाव पर डालता है। यही सभी उसके मार्ग में निर्धारण करता है कि उसे सहयोग अथवा असहयोग देते हैं। उदाहरण, मानव ने नदी मार्गों में यातायात के साधन के रूप में उपयोग किया, जिससे अनेक मानव जाति के दूर जाकर अपनी बस्तियां स्थापित की। पर्वत अवरोध उत्पन्न करते हैं। भारतवर्ष में उत्तर में हिमालय पर्वत के मध्य एशिया में संपर्क को सदैव रोकने का प्रयास किया है। अपने भौतिक पर्यावरण के साथ मानव असामंजस्य अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जबकि वह पत्थर युग में था। इस युग में मनुष्य अपनी सुरक्षा के लिए घर बनाते थे, प्रकृति की वस्तुओं का भोजन के रूप में उपयोग करते थे, पत्थर को काटकर घिसकर औजार बनाते थे, जंगली पशुओं को जादू आदि पर विश्वास करते थे और सामूहिक रूप से सुरक्षा आदि करने के रूप में मनुष्य अपने संस्कृति पर्यावरण को जन्म देने में भी योग दिया करते थे। तभी से मनुष्य भौतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य
करता रहा है। मनुष्य ने विज्ञान, तकनीकी और आर्थिक क्रियाओं से बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। अपने को भौतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य करने की रीतियों को भी बड़ा प्रसार किया है। इस प्रकार के सामंजस्य को प्रधान 3 श्रेणियों में रखा गया है। आर्थिक सामंजस्य इस प्रकार का अनुकूल समाज द्वारा कार्य प्रतिमानों के रूप में किया जाता है। मनुष्य कौन सा कार्य करता है यह उसकी इच्छा, विचारों और उसकी कुशलता पर निर्भर करता है। मोटे तौर पर यह बात भौतिक पर्यावरण में मिलने वाली संपदा द्वारा प्रभावित होती है। आर्थिक समजन मुख्यतः 4 श्रेणियों में बांटे गए हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक समजन मानव समाज और भौतिक पर्यावरण के साथ इस प्रकार का सामंजस्य की स्थापना करता है। इसे अंतर्गत जनसंख्या का घनत्व, भूमि और सामाजिक वर्ग, परिवार, समाज, संबंध आदि बातें सम्मिलित होती है। इसी प्रकार के सामंजस्य से मनुष्य को व्यवहार एवं आदतें, उसका स्थायी अभाव, जमाव एवं घुमक्कड़ जीवन, उसके वस्तु, वस्त्र, भोजन, घर, आचार विचार, धार्मिक विश्वास एवं आस्था, कला आदि बातों का भी समावेश किया जाता है। राजनीतिक सामंजस्य से मानव समाज और अपने भौतिक पर्यावरण ने नागरिकों तथा राजनीतिक सामंजस्य भी स्थापित करता है। इस क्रिया के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय सरकारों की स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सैन्य नीतियों का तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून आदि का व्यवस्था सम्मिलित है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी का विकास होता है। शिक्षा व्यक्ति को अपने जीवन में उद्देश्यों को प्राप्त करने योग्य बनाती है। शिक्षा मनुष्य को समाजीकरण करती है, सामाजिक नियंत्रण रखती है और सामाजिक परिवर्तन करती है। शिक्षा के कार्य क्षेत्र में अत्यंत विस्तृत है। मानव या समाज का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिस पर शिक्षा विचार न करती हो। शिक्षा के लक्ष्य व्यक्ति को समाज एवं राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं। वर्तमान में ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है। ऐसे में शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय पर भी विचार करती है। आज प्रत्येक राष्ट्र के शिक्षा व्यवस्था की व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय को स्थान दिया जाता है। किसी भी देश के शिक्षा के उद्देश्य व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को ध्यान में रहकर ही निर्धारित किए जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति समाज में रहता है और समाज व्यक्ति से बनता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास समाज से होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति समाज की अवहेलना नहीं कर सकता। दूसरी ओर हम देखते हैं कि समाज व्यक्तियों का समूह है। बिना व्यक्तियों के समाज की कल्पना करना उतना ही भ्रामक है जितना कि समाज और राष्ट्रीय समाज उन उचित परिस्थितियों की व्यवस्था करने में संलग्न करता है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की सर्वगणीय विकास कर सके। शिक्षा सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों एक दूसरे के विरोध नहीं है, अपितु यह दूसरे के पूरक है। वर्तमान में ग्लोबलाइजेशन के दौरान जो शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य को भी ध्यान में रखता है। शिक्षा की उद्देश्य के केंद्र में व्यक्त होता है, जबकि शिक्षा की सामाजिक उद्देश्य के केंद्र में समाज होता है। शिक्षा के राष्ट्र उद्देश्य केंद्र में राष्ट्र होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य के केंद्र में पूरा विश्व होता है। अतः हम शिक्षा के इन सभी कार्यों के एक दूसरे के विरोधी नहीं अपितु पूरक मान सकते हैं। जब कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में रुकावट या समानता करता है तो वह तनावग्रस्त हो जाता है। वह अक्सर व्यक्ति के द्वंद्व और निराशा की भावना पैदा करता है। प्रबल निराशा मिलने के कारण
वह द्वंद्व और तनावपूर्ण हो जाता है। आमतौर पर व्यक्ति द्वंद्व में पड़ जाता है और इससे सामने परस्पर विरोधी परिस्थितियां हो जाती है। प्राकृतिक जीवन का आधार है। प्रकृति के बिना मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। प्राकृतिक से हम खाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी तथा रहने के लिए आवास अर्थात प्रकृति पर पूर्ण निर्भर हैं हम। वर्तमान समय में प्रत्येक मनुष्य स्वयं के लगातार संघर्ष कर रहा है। आधुनिक समाज में आगे बढ़ने की होड़ में मनुष्य इतना व्यस्त है कि कहीं न कहीं वह अपने स्वयं अर्थात आत्मा के विषय में नहीं समझ या सोच पा रहा है। स्वयं की पहचान से ही वह हमारी पहचान होती है। जब तक हम स्वयं अपने विषय में नहीं सोच पा रहे हैं जानेंगे, तब तक हम परिवार, समूह और समाज हमारे विषय में नहीं जान सकेगा। व्यक्तिगत और स्वयं सामूहिक हमारा व्यक्तिगत विकास के साथ साथ पहचान में भी मुख्य भूमिका होती है। स्वयं का ज्ञान ही हमें समायोजन में मदद करता है। स्वयं ही पहचान हेतु ही हम कभी कभी मनुष्य के मन में चेतना के द्वंद्व की भावना जन्म लेती है। तत्पश्चात द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो उठती है। यह द्वंद्व स्थिति विकराल रूप लेती है, तब इसको हम अंतर्वैयक्तिक द्वंद्व के रूप में अर्थात दो लोगों के मध्य उत्पन्न द्वंद्व महसूस करते हैं। कभी कभी यह द्वंद्व की स्थिति सांप्रदायिकता रूप ले लेती है, अर्थात इसे हम धर्म मान्यताओं से जोड़ देते हैं। जो समाज अस्थिरता तथा द्वंद्व उत्पन्न हो जाए, राष्ट्र द्वंद्व राष्ट्र से में अथवा राष्ट्रों के मध्य में बात पे मत न हो, एक मत न होने के कारण और द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। इसे शांति भंग होती है तथा उसमें रहने वाले लोगों की मूल आधारित विचारों का भी हनन होता है। इसके उपरांत उसके अंदर अविश्वास तथा बदले की भावना प्रबल होती है। प्रस्तुत इकाई में स्वयं अवधारणा द्वंद्व और के अंतर सांप्रदायिकता और राष्ट्र के संदर्भों में समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार का स्वयं भौतिक वातावरण में संबंध में देखा जाता है, अर्थात व्यक्ति जिस जगह पर है तथा जिस विधियों में लिप्त है, उसी प्रत्यक्ष में उसी विषय में समझा जाता है। अंतर व्यक्ति स्वयं इस प्रकार के स्व का रूप आरंभिक शैशवावस्था से प्रकट होता है, जैसे कि परिस्थितियों के स्वयं स्व में होता है। यह व्यक्ति के माध्यम से घनिष्ठता को प्रदर्शित करती है। यह स्वयं प्रमुख रूप से हमारे व्यक्तित्व, चेतना तथा पूर्ण ज्ञान पर भी आधारित होता है। वह अनुभव कराता है कि मैं वह व्यक्ति हूँ जिसके पास कुछ निश्चित अनुभव है, जो कि व्यक्ति को नियमित रूप से कुछ निश्चित विशिष्ट दिनचर्या से जोड़ता है। इस प्रकार का स्वयं सर्वप्रथम उस समय को प्रकट होता है जब बच्चों द्वारा यह अनुभव किया जाता है कि उसके द्वारा प्रत्यक्ष किया जा रहा है। अनुभव दूसरों के साथ नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि दूसरे लोग उसे समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि किसी विशेष परिस्थितियों में बच्चा जिन नियमों के दर्द के बारे में अनुभव कर रहा है, दूसरा कोई उस नियमों के दर्द को महसूस नहीं कर पाएगा। अर्थात बच्चों द्वारा अपनी निजी अनुभवों को सर्वोच्च समझा जाता है। थोड़ा बंद करोगे? बंद करो।
स्टार्ट हो गया। हाँ, कालांतर में भारत में व्यावसायिक वर्ग का उदय हुआ। उदय की यह प्रक्रिया हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों के ही संप्रदाय में समान सेवाओं, व्यवसाय और उद्योग में दोनों ही वर्गों के मध्य प्रतिद्वंद अवश्य भावी थी। यह धीरे धीरे यह बढ़ती गई। मुसलमान बुजुर्ग वर्ग ने अपने पक्ष पोषण हेतु हिंदू बुजुर्ग वर्ग को विरुद्ध निम्न मध्य वर्ग मुसलमानों में प्रोत्साहन किया। भारत के आर्थिक पिछड़ेपन तथा भयावह बेरोजगारी जैसी समस्याओं ने अंग्रेजों को सांप्रदायिकता को उभरने तथा अलगाववादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने का भरपूर अवसर प्रदान किया। अंग्रेजों ने इस हेतु व्यक्तिगत गुणों को पक्षपात का उपयोग सांप्रदायिकता और उत्थान में किया। इससे साथ ही मुसलमानों में आधुनिक राजनीतिक चेतना का विकास की प्रक्रिया उपेक्षाकृत धीमी थी तथा उन पर परंपरागत प्रतिक्रियावादी कारक ज़्यादा ही हावी थे। फलत इस समुदाय में सांप्रदायिकता विचारधारा को अपनी जड़ें जमाने के लिए उचित अवसर मिला। अंग्रेजों की फूट डालो कि शासन करो की नीति प्रारंभ में ही ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को संकुलित दृष्टि से देखा। 1857 के विरोध में वह बहावी आंदोलन के पश्चात जो सरकार की शंका उसकी स्थिति और को बढ़ गई, फलत अंग्रेजों ने मुसलमानों के प्रति दमन और भेदभाव की नीति को अपनाई। शिक्षा में अंग्रेजी भाषा के प्रचार से अरबी और फारसी भाषाएं पिछड़ गई। मुसलमान समाज में जिसका प्रतिकूल प्रभाव यह हुआ कि उसने आर्थिक पिछड़ापन बढ़ा तथा धीरे धीरे सरकारी सेवाओं से वंचित होने लगे। 1870 में के पश्चात भारतीय राष्ट्रवादी उभरने तथा नव शिक्षित मध्य वर्ग के राजनीतिक प्रतिक्रियाओं एवं सिद्धांतों से प्रचलित होने के कारण अंग्रेजों में मुसलमानों के दमन की अपनी नीति को त्याग दी तथा उसे चेतना और प्रसार तथा आरक्षण एवं समर्थन देकर उन्हें उभारने का प्रयत्न किया, जिससे मुसलमानों को राष्ट्रवादी ताकतों का विरुद्ध प्रयुक्त किया जा सके। भारतीय इतिहास में लेखन द्वारा सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया। अनेक अंग्रेजी इतिहासकारों ने हिंदू मुस्लिम फूट को बढ़ावा देने और ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारतीय इतिहास की व्याख्या इस तरह से की जिसमें सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल सके। बाद में मध्यकालीन भारत में मुसलमान काल की संज्ञा दी। मध्यकालीन भारत में शासकों ने आपसी संघर्ष और इतिहासकारों ने हिंदू मुस्लिम के संघर्ष के रूप में उद्धृत किया। सामाजिक, धार्मिक और सुधार आंदोलन का प्रभाव। 19वीं सदी में हिंदू और मुस्लिम अनेक सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। इस सभी सुधार आंदोलन को स्वयं अपने ही समुदाय के लोगों तक ही सीमित रखा गया। सुधार आंदोलन की इस प्रवृत्तियों से देश के विभिन्न समुदायों में विभक्त हो गए और मुस्लिम सुधार आंदोलन जैसे तथा हिंदू सुधार आंदोलन जैसे शुद्धि आंदोलन के व्यक्तिगत धार्मिक स्वरूप के कारण धर्म उग्रवादी चरित्र रेखांकित हुए और इससे सांप्रदायिकता को बल मिला तथा यह सुधार आंदोलन ने सांस्कृतिक विरासत में धार्मिक तथा दार्शनिक पहलुओं पर एकांकिक बल दिया। इस विभिन्न सुधार आंदोलनों के समांतरण प्रवाह को भी एक धर्म द्वारा दूसरे धर्म को अपमान करना समझा गया। राष्ट्रवाद के प्रारंभिक चरण में राष्ट्रवादों को अल्पसंख्यकों को भय को दूर करने के लिए विशेष बल दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1886 में आयोजित दूसरे अधिवेशन में दादा भाई निरोजी ने अपने अध्यक्ष भाषण में यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस ने अधिवेशनों में सम्मेलन में सामाजिक धार्मिक प्रश्न नहीं उठाए जाएंगे। 1889 में कांग्रेस ने निश्चित किया कि ऐसे ही किसी भी मुद्दे पर अपने कार्य
कर्मों का उद्देश्य से सम्मिलित नहीं करेंगे, जिसका मुसलमान विरोध करेंगे, किंतु कालांतर में उग्रवादी राष्ट्र ने उभरने से इसे हिंदू राष्ट्र भावी हो सके। तिलक की गणपति तथा शिवाजी के उत्सव में गौ हत्या के विरुद्ध अभियान एवं विभिन्न प्रकार के शंकाओं के जन्म दिया। भारत माता तथा राष्ट्रवाद की धर्म के रूप में अरविंद घोष की अवधारणाएं गंगा स्नान के पश्चात बंग भंग विरोध आंदोलन प्रारंभ करना तथा क्रांतिकारियों द्वारा देवी काली या भवानी के सम्मुख शपथ ग्रहण करना जैसी रस्में भी द्वंद्व के बढ़ावा देने वाली थी। क्रांतिकारियों द्वारा शिवाजी एवं महाराणा प्रताप के क्रमशः औरंगजेब तथा अकबर के विरुद्ध संघर्ष की धार्मिक संघर्ष के रूप में महिमा गणित करना, लखनऊ समझौता तथा खलीफाफत आंदोलन का भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विशिष्ट सांप्रदायिकता प्रभाव हुआ। बहुसंख्यक समुदाय तथा विभिन्न संगठनों के गठन की अल्पसंख्यकों पर सांप्रदायिकता प्रतिक्रिया हुई। अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा ही संगठन को गठन किया गया। इस संगठन में अपने अपने समुदाय के हितों की वकालत की, जिससे फलस्वरूप बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक समुदायों के बीच में द्वंद्व की बढ़ोतरी हुई। सांप्रदायिकता द्वंद्व अंतर सांस्कृतिक संघर्ष है, जिसके किसी भी राज्य के प्रतिस्पर्धा समूहों के बीच होने वाले संघर्ष का वर्णन किया जाता है। यह दुर्भाग्य संसाधनों और राजनीतिक शक्तियों तक पहुंच से संबंधित विवादों से उत्पन्न हो सकता है। इस तरह के संघर्षों में दो या दो से अधिक परिभाषित समुदायों के बीच में हिंसक युद्ध हो सकता है। सांप्रदायिक संघर्ष के दौर गैर राज्य समूह के बीच में एक संघर्ष के रूप में परिभाषित किया गया, क्योंकि इसे साझा सांप्रदायिकता पहचान के साथ संगठित किया गया था। इस परिभाषा के कुछ और स्पष्टीकरण योग्य है। संघर्ष इस तथ्य को दर्शाता है कि पार्टियों के कुछ विवादित और तथा कथित अविभाज्य संसाधन जैसे भूमि का एक टुकड़ा या स्थानीय राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण हासिल करना चाहते थे। शामिल समूह गैर राज्य समूह हैं, जिसका मतलब है कि नेता राज्य को नियंत्रित नहीं करता। हालांकि राज्य सांप्रदायिकता संघर्ष में एक महत्वपूर्ण सहायक नेता के रूप में शामिल हो सकता है। इस प्रकार के सामूहिक हिंसा की इस श्रेणी में आमतौर पर सिविल युद्धों के तुलना में अधिक सम्मिति है। सांप्रदायिकता संघर्षों में किसी भी नेता ने सरकार को अधिकार के नहीं और कोई भी दल राष्ट्रीय सेना दल पर नियंत्रण में नहीं थे। इस तरह के समूहों में औपचारिकता रूप से हिंसा के लिए खड़ी क्षमता वाले विरुद्ध समूहों और आयोजन नहीं किया जाता है, बल्कि ये समूह होते हैं जो संघर्ष में संलग्न होने के लिए कभी कभी संगठित होते हैं। संगठन के उच्च स्तर पर भी राज्य आधारित संघर्षों को भौतिक ताकत का मतलब है कि आमतौर पर, लेकिन एक उच्च विनाशकारी क्षमता रखने और सांप्रदायिकता संघर्षों की तुलना में लंबी अवधि के लिए खींचने की प्रवृत्ति हुई। हम जो भी धर्म, जीवन शैली, उपासना पद्धति अपनाते हो लेकिन अपने से भिन्न दूसरे धर्मों को शैलियों और उपासना पद्धतियों के प्रति सहिष्णुता और उदार रहें। हमारी वृत्तियों से भी परस्पर संबंध कायम रहेगा और संबंधों के आधार पर ही हम दूसरे की कमियों को यदि होगी तो दूर करने में सहायक होंगे और समाज में शांति की संस्कृति निर्मित हो सकेगी। आर्थिक एवं सामाजिक गैर बराबरी किसी भी समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी कमजोरी होती है।
क्या हम इतिहास के इस तथ्य को नकार सकते हैं कि हमारी इसी सामाजिक कमजोरी के चलते ही भारतीय समाज के राष्ट्र कमजोर हुआ है, टूटा है, गुलाम हुआ है और हिंसा प्रतिहिंसा का शिकार हुआ है? यदि आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी बनी रही तो बढ़ती रही तो किसी भी धर्म संप्रदाय भारतीय समाज राष्ट्र को विघटित होने से नहीं रोक सकता है। पेट भरने, तन ढकने, सर छुपाने के लिए समुचित आवास व्यवस्था और शिक्षा, स्वास्थ्य आदि प्राथमिकता मानवीय जरूरतें पूरी सुदृढ़ रूप से लेकर पश्चिम तक विभिन्न रूपों में यह मांगे तीव्र और खतरनाक रूप ले चुकी है। इसलिए जरूरी है कि समाज की इस कमजोरी को दूर करने और मानवीय बराबरी का व्यवस्था लाने की प्रयास किया जाए। राष्ट्र द्वंद्व राष्ट्र में अथवा राष्ट्रों के मध्य में किसी भी बात पर यह मत न होने से कि इस प्रकार के द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है कि जिसे शांति भंग होती है तथा उसमें रहने वाले लोग भी पुण्य आधारित विचारों से भी हनन होते हैं, जिसके उपरांत उसके अंदर ही अंदर अविश्वास तथा बदले की भावना को प्रबल होने लगती है। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी में लंदन पर घनघोर बराबरी की प्रतिक्रिया में अंग्रेजियों ने 1000 वर्षों तक को जर्मनी के नगरों पर हमला करने भेजा। युद्ध के अंत में अमेरिका द्वारा जापानी नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने से हुआ। इस हमले में कम से कम 1,20,000 लोग तुरंत मारे गए। इससे भी कहीं अधिक लोग विकरणीय के प्रभाव से मरे। करीब 95% मृतक आम नागरिक थे। युद्ध के बाद दशकों में दुनिया में अपनी स्वच्छता कायम रखने के लिए दो महाशक्तियों पूंजीवादी अमेरिका और समाजवादी सोवियत संघ के बीच प्रचंड प्रतिस्पर्धा का दौर चला। चूंकि परमाणुकीय हथियार शक्ति के नए प्रतीक बने, इसलिए दोनों ने उसका बड़े पैमाने पर निर्माण और संचय शुरू किया। बढ़ती हुई इस सैनिक प्रतिस्पर्धा में 1962 में क्यूबाई मिसाइल संकट एक उल्लेखनीय अशुभ प्रसंग है। इसका आरंभ तब हुआ जब अमेरिका जासूसी विभागों में ने अपने पड़ोसी देश क्यूबा में सोवियत संघ और मिसाइल खोज निकाले। प्रतिक्रिया में अमेरिका ने क्यूबा की समुद्री सीमाओं की नाकाबंदी कर दी और सोवियत संघ रूस की धमकी दी कि यदि वह मिसाइल नहीं हटाई गई तो खिलाफ सैनिकों की कार्रवाई करेगा। इसके सामने वह टकराव अभी समाप्त हुआ कि जब सोवियत संघ ने अपने मिसाइल हटा लिए और 2 सप्ताह तक चले इस संकट में मानवता को संपूर्ण तबाही का कगार पर खड़ा कर दिया था। निकाल हो गया। शांति और सद्भाव की शिक्षा में शिक्षक की भूमिका कुछ पहलुओं में हम मूल के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले शिक्षक समाज में सांस्कृतिक बहुरूढ़िवादी और बहुधार्मिक समस्याओं को समझने और हिंसा जैसे अन्य समस्याओं पर परस्पर एक पूरे कार्यक्रम के तहत संबोधन करें, न कि अलग अलग टुकड़ों में। उदाहरण के लिए दया और दूसरों की सेवा के रूप में इस तरह के गुणों के लिए विकास जातीय, धार्मिक और अन्य पूर्वग्रहों को
कम करने में मदद हो सकती है, लेकिन सभी पृष्ठभूमि के छात्रों को इस प्रकार के कार्यक्रमों में भागीदारी निभानी चाहिए। बदलते विश्व परिदृश्य में शिक्षकों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वयं को विश्व और स्थानीय जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकास करवाना होगा, जो शांति और सद्भाव के साथ एक मानवीय दुनिया का निर्माण ईमानदार प्रयास के साथ करेगा। शिक्षा का ध्यान शांति और सद्भाव के मूल्यों, मानव मानसिकता, आपसी विश्वास, सहयोग एवं जीवन के लिए सम्मान, सामाजिक न्याय, ग्रहणशीलता तथा सह अस्तित्व पर आधारित होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि नई दिशा में शिक्षा कार्यक्रमों और पुनर्गठनों पर उनमें शांति और सद्भाव की शिक्षा को शामिल किया जाए। शांति की अवधारणा के साथ शांति और सद्भाव के लिए शिक्षक शिक्षा को आंतरिक रूप से दुनिया क्रम और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी प्रणाली की समानताओं की समझ के लिए जुड़ा हुआ है। मानवीय मूल्यों के विकास में शामिल चरित्र, नैतिक मूल्य, शांति और सद्भाव की शिक्षा के लिए शिक्षा पाठ्यक्रम की सामग्री, शिक्षण के तरीके डिजाइन कर मजबूती के साथ लागू करने की जरूरत है। शिक्षा के बारे में अभी भले ही बहुत बढ़ चढ़कर दावे किए जा रहे हैं, मगर एक बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि हमें अपने परंपरागत संस्कारों, मान्यताओं और मूल्यों को लेकर आगे बढ़ने से ही समाज में शांति और समरसता का भाव पैदा हो सकती है। परिवार, गांव, कुल, समाज एवं सभी प्रकार की संस्थाओं को मिलकर सम्मिलित प्रयास करना होगा। जो शिक्षा परिवार से मिलनी चाहिए उसे परिवार से ही देनी चाहिए। आज युवा का आदर्श कौन बन रहा है? युवा किस तरफ भाग रहे हैं? लोग केंद्रित क्यों होते हैं? इन सभी पहलुओं पर बहुत व्यापक रूप से विचार करके आगे बढ़ना होगा। वीर शिवाजी सरकार, भगत सिंह, आजादी के दीवाने या हमारे समाज के जितने भी आदर्श पुरुष या प्रेरणा स्रोत हैं, उनके द्वारा सम्मानित मूल्यों को बचाने के लिए आज पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप में शांति एवं वातावरण व्याप्त है। इस स्थिति को उबरने के लिए तमाम तरह के प्रयास हो रहे हैं, मगर उन प्रयासों के असर देखने को नहीं मिल रहा। वैसे इस मामले में देखा जाए तो समाज में विचारों की भी कमी है, मगर समस्या उनके क्रियान्वयन को लेकर है। ऐसे माहौल में आज इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि समाज में ऐसे शांति दूतों का निर्माण किया जाए जो इस काम को बखूबी अंजाम दे सके। अब सवाल यह उठता है कि शांति दूत कौन हो सकता है? ऐसे में यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि समाज में शिक्षक शांति दूत का काम कर सकते हैं, बशर्ते शिक्षकों का प्रशिक्षण उसी के अनुरूप हो, क्योंकि शिक्षा हम सबके बीच बहुत महत्वपूर्ण है। जो आमतौर पर इस तथ्य को किसी को इनकार नहीं है, यह शिक्षा ही है जो एक व्यक्ति को उसके लिए बेहतर जीवन जीने के लिए समाज की भलाई में बदल देती है। यह हमें एक उचित जीवन शैली शिक्षा, जिस शैली में जीवन के सभी प्रमुख विशेषताओं के साथ शिक्षित करता है। शिक्षा जिसे ज्ञान का अपार सद्भावना शामिल है, जिसमें व्यक्ति पर उल्लेखनीय प्रभाव छोड़ता है। यह एक व्यक्ति को मन और आत्मा से बहुत अच्छा बनाने में मदद करता है। इसी प्रकार शिक्षा व्यक्तिगत विकास और हम सभी के बीच सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हमें किसी भी क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने या शक्ति और आवश्यकताओं को जुटाने में मदद करती है। शिक्षा शिक्षकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में से एक है। यह कुछ भी करने के लिए हम महत्वपूर्ण घटक बन जाता है और यह वास्तव में कहा जा सकता है कि हमारे राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों को अद्भुत योगदान है। ठीक है।
वे छात्रों को उनके अपने कौशल, अच्छी आदतें, व्यवहार सिखाने और उन्हें देश के अच्छे नागरिक बनाने में मदद करते हैं। साथ ही इस दुनिया में शांति, सद्भाव और महत्व को असहाय करने में मदद करते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोग से ये सत्र पूरा करती हूँ, और अगर आप लोग से कुछ पूछना हो तो आप लोग को पूछ सकते हैं। थैंक यू सर।